अब आगे। कुछ देर के बाद अमायरा वीआईपी वार्ड में बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया था और वो बस अपने रिपोर्ट का वेट कर रही थी। उसके पास में ही नीलम बैठी हुई थी, जिसकी आंखें हल्की नम थी और उसी चेहरे पर बस फिक्र दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह से देखकर अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में अमायरा के लिए फिक्रमंद है या बस दिखावा कर रही थी। उसे तो अब तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक और मौका मिला, यानी उसका रिबीर्थ हुआ है। ये सारी चीजें किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। अमायरा सोच ही नहीं सकती थी उसके साथ ऐसा होगा। इतने में ही डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं, अमायरा तुम्हारी सारी रिपोर्ट तो सही है, लेकिन तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था कि तुम्हें कम से कम स्ट्रेस लेना है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ तुम्हारा फिर से चेकअप होगा। अमायरा उससे कुछ नहीं कहती। वो डॉक्टर अमायरा के फैमिली डॉक्टर थे और अमायरा की हेल्थ के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि अमायरा के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इतने में ही निकल अपने नकली आंसू बहाते हुए कहती है, मिस्टर प्रकाश, आप प्लीज मेरी बच्ची का अच्छे से चेकअप कीजिए। एक ही दिन में इस तरह से 2 बार बेहोश होना, कहीं मेरी बेटी को कोई दिमागी खराबी तो नहीं है। इसके पहले कि मिस्टर प्रकाश कुछ कह पाते, अमायरा उन्हें घूर कर कहती है, क्या आप ये कहना चाहती है कि मैं पागल हो गई हूँ या फिर पागल होने वाली हूँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ पैर सही सलामत है। डॉक्टर अंकल ने भी कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इस तरह को बातें कहकर आप क्या साबित करना चाहती है? अमायरा की बात सुनकर नीलम का मुंह बंद हो गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन इस वक्त उसे अमायरा का ध्यान रखने की एक्टिंग करनी थी। इसलिए वो अमायरा के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, बेटा मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि बस तुम्हारा इलाज सही से हो जाए, बस यही वजह थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके इतना कहते ही उनके आंखों से आंसू की एक बूंद टपक जाती है, जो इतनी परफेक्ट थी कि उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो नकली आंसू है। लेकिन अमायरा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। वो अभी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि क्या सच है और क्या सपना। उसे पहले कंफर्म होना था कि ये उसे दिया हुआ एक मौका है और इस मौके में उसे अपनी सारी गलतियों को सुधारना था। अमायरा नीलम का हाथ अपने कंधे से हटाती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर को देखकर बिना किसी भाव के कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं अब जा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में इतनी देर तक रहूं। ये मेडिसिन आप घर पहुंचा देना। इतना कहकर अमायरा बिना नीलम की ओर देखे वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर नीलम खुद से कहती है, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? मुझे रोते हुए देखकर भी इसने कुछ नहीं कहा। लगता है दिमाग का काफी गहरा असर हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इसका दिमाग ठिकाने पर लाकर ही रहूंगी। अभी तो मुझे सारी दौलत चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो इसमें क्या ही बुराई है। इतना कहकर नीलम डेविल स्माइल करती है और अमायरा के पीछे जाने लगती है। इधर अमायरा सुहानी के साथ हॉस्पिटल के बाहर की ओर जा रही होती है। उसने सुहानी से पूछा, आज कौन सी डेट है? सुहानी ने कहा, 22 अगस्त। 22 अगस्त। अमायरा ने अपने मन में दोहराया। उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने मन में कहा, आज 22 अगस्त है, मतलब मैं 3 महीने पीछे आ गई हूँ।
ठीक है, अगर आज से सारी चीजें ठीक वैसी ही होती है जैसे पहले हुई थी तो मैं ये मान लूंगी कि मेरा रीबर्थ हुआ है। अमायरा ये सारी चीजें सोचते हुए जा रही थी, लेकिन रास्ते पर उसका ध्यान नहीं था। ठीक इसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी उससे टकरा जाता है। उसके हाथ में कुछ मेडिसिन थी, वो नीचे गिर जाती है। अमायरा जल्दी से रिएक्ट करती है और उस आदमी के लेवल तक बैठकर कहती है, आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? वो आदमी अमायरा की ओर देखता है और उसकी शक्ल देखते ही अमायरा हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने अमायरा को एक दूसरे मौका दिया था। उसे देखते ही अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहीं वो आदमी मुस्कुराने लगता है। अमायरा समझ जाती है कि आदमी जानबूझकर इस तरह से मुस्कुरा रहा है। उसे देखने के बाद अमायरा को अब थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है कि उसका रिबीर्थ हुए है। इतने में ही सुहानी उसका गिरा सामान उठाकर उसे दे देती है। वो आदमी सामान लेता है और वहां से जाने लगता है। अमायरा उसे मुड़कर देखती है। वो आदमी कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है और मुड़कर अमायरा को देखता है और मुस्कुराने लगता है। अमायरा बस उसे हैरानी से देखने लगती है। अगले ही पल अमायरा का ध्यान उस आदमी से हटता है और एक औरत पर चला जाता है, जो कि नीलम थी। नीलम को देखते ही अमायरा के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं और वो गुस्से में दांत पीसने लगती है। अमायरा उसे इग्नोर करती है और वहां से जाने लगती है। इधर सुहानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। नीलम अमायरा के साथ ही घर जाना चाहती थी ताकि वो सबको बता सके कि वो पूरे टाइम अमायरा के साथ ही थी और उसके ध्यान रखा। लेकिन अमायरा ने उसे अपने पास आने का मौका ही नहीं दिया और हॉस्पिटल से निकल गई। जैसे ही उसकी कार हॉस्पिटल से निकलती है, नीलम हॉस्पिटल के बाहर आती है और उसकी कार को देखकर गुस्से से कहती है, ये लड़की समझती क्या है खुद को? इसे अपने आगे पीछे कोई नजर ही नहीं आता है। लेकिन मैं भी इसकी मासी हूँ। जिस तरह से इसे इतने सालों तक अपने जाल के फंसा कर रखा है, आगे भी ऐसा ही कर सकती हूँ। ये सब कहते हुए नीलम डेविल स्माइल करने लगती है। इधर अमायरा खिड़की से बाहर की ओर देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। एक ही दिन के उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि वो काफी हेडेक फील कर रही थी। उसे इस तरह से एक कर सुहानी कहती है, मैम मुझे लगता है कि आपको आज रेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी पूरा ऑफिस अभी मेस हुआ पड़ा है। लोग ये चेक कर रहे हैं फायर अलार्म कैसे ऑन हो गया जबकि कहीं आग ही नहीं लगी थी। ऐसे में ऑफिस में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। आप घर जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? अमायरा बिना उसकी ओर देखे कहती है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से ऑफिस चलो। अमायरा के ऐसा कहने पर सुहानी चुप हो जाती है और उनकी कार सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही अमायरा ऑफिस पहुंचती है, उसे देखकर सब हैरान रह जाती है। उन्हें लगा था कि इतना सब होने के बाद तो अमायरा एक दिन की छुट्टी लेकर रहेगी, लेकिन वो तो वापस आ चुकी थी। सब डरते हुए उसे ग्रीट करते हैं और अमायरा अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। उसकी डेस्क पर पहले से ही वो फाइल थी। अमायरा उस डेस्क में बैठती है और फाइल देखना शुरू करती है। पिछली बार जिस जिस चीज की वजह से उनके हाथ से ये डील गई थी, वो सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी। अमायरा ने एक लाइन से उन सभी को टिक किया और फिर सुहानी की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से टीम को बुलाओ और उनसे कहना कि प्रेजेंटेशन फिर से तैयार करें। कल हमें उन्हें ये प्रेजेंटेशन दिखानी है और हाँ, कल तक ये मुझे रेडी चाहिए किसी भी कीमत पर। सुहानी हाँ में सिर हिलाते हुए, हो जाएगा मैडम।
इतना कहकर सुहानी केबिन से बाहर चली गई और अमायरा अपने चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीलम, आर्यन और अदिति, तुम तीनों ही मुझे उस मिस्ट्री मैन तक लेकर जा सकते हो। मुझे तुम तीनों बदला जरूर लेना है, लेकिन पहले उस आदमी के बारे में जानना होगा। ये जानना होगा कि उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी और आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इसके लिए मुझे तुम तीनों का दोस्त बनकर रहना होगा। लेकिन जिस तरह के दोस्त तुम लोग थे, बिल्कुल वैसे ही। अमायरा मन ही मन ये कहती है और कुछ सोचने लगती है। कपूर मेंशन, अरे कहाँ मर गए हो सबके सब। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, फिर भी अपना ऑफिस संभाल रही हैं। और तुमसे उसके लिए ढंग का खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। ये आवाज थी नीलम थी, जो कपूर मेंशन के सोफे पर आराम से बैठी हुई थी और सभी को ऑर्डर दे रही। इतने में एक औरत किचन से बाहर आती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, जिसे देख एक साफ पता चल रहा था कि वो कितने देर से मेहनत कर रही है। वो औरत नीलम के पास आती है और कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दीदी, सारी तैयारियां हो चुकी है। आपने जो जो कहा था वो सब कुछ बन गया है। अब एक बार अमायरा आ जाए। ये औरत अमायरा की सौतेली माँ रागिनी थी, जो रागिनी से उतना ही प्यार करती थी जिसने अपने बच्चों से। लेकिन नीलम ने अमायरा को रागिनी के खिलाफ कदर भड़का रखा था कि वो रागिनी की ओर कभी मुड़कर ही नहीं देखती है। नहीं उसे अपने भाई बहनों से लगाव था, क्योंकि वो सभी उसे मतलबी ही नजर आते थे। नीलम सोफे से उठती है और रागिनी को बातें सुनाते हुए कहती है, कैसे चिंता न करूं रागिनी, कैसे न करूं। तुम लोग मेरी बच्ची का ध्यान रख रहे होते तो उसके साथ ऐसा होता है। आज बेचारी ऑफिस में काम करते करते बेहोश हो गई थी। तुम लोग समझ रहे हो कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करती है। तुम लोगों का क्या है, 24 घंटे घर में बैठे रहते हो, लेकिन मेरी बेटी काम करती है। तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता उनके लिए कुछ हेल्थी खाना बनाने का। ये फिर तुम ये चाहते हो कि वो इसी तरह से बीमार रहे और बाद में सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की हो जाए। उनके ऐसा कहने कर रागिनी की घबरा जाती है, क्योंकि सौतेले रिश्तों की यही कहानी होती है। न चाहते हुए भी लोग उन्हें गलत समझते हैं। लेकिन रागिनी जी से कभी अमायरा को सौतेली बेटी की तरह देखा ही नहीं था। वो तो यहाँ उसके लिए ही आई थी। फिर इस तरह से हर रोज सौतेले होने का ताना सुनना उन्हें बहुत तकलीफ देता था। वो कहती है, नहीं दीदी, मुझे दौलत की कोई लालसा नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहे। हम सब एक आम परिवार की तरह साथ रहे। इसके अलावा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैंने तो दोनों बच्चों से भी कह दिया है, वो लोग जितना मेहनत कर सकते हैं करें, क्योंकि ये सब कुछ अमायरा का है। हमें कुछ नहीं चाहिए। नीलम कहती है, हम जानती हूँ कितना साफ है तुम लोगों का दिल। अब जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो, अमायरा किसी भी वक्त आती होगी। उनके ऐसा कहने पर रागिनी जी वहां ने जाने लगती है, लेकिन जाते हुए उनके आंखें में हल्के आंसू थे। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन थी तो सौतेली माँ ही न। उनका प्यार कभी किसी को नजर आता ही नहीं था। वही सीढ़ियां के पास खड़ी हुई एक लड़की ये सब कुछ देख रही होती है। ये आशी थी, अमायरा की छोटी बहन, जो इस वक्त सेकंड ईयर में थी। वो नीलम और रागिनी के बीच हुई सारी बातें सुन चुकी थी और उसे इस बात बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो नीलम उनके ही घर में रहती थी, ऊपर से उसकी हो मॉम को बातें सुनाती थी। उसे अमायरा से कोई परेशानी थी, वो उसे अपनी बड़ी दीदी ही मानती थी, लेकिन उन्हें नीलम बिल्कुल पसंद नहीं थी।
वो हर रोज रागिनी जी को इसी तरह से ताने देती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों के आंसू आ जाते हैं। इतने में ही एक नौकर खाने की टेबल कर सूप रख कर जाता है। उसे देखकर आशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेविल स्माइल करते हुए खाने की टेबल की ओर जाने लगती है। उसने एक बाउल में सूप निकाला और उसे नीलम की ओर लेकर जाने कहती है। उसने बड़े प्यार से कहा, मासी क्या आप ये सूप टेस्ट करके दिखेंगी? आशी ने इतना ही कहा था कि वो गिरने की एक्टिंग करने कहती है। नीलम पीछे मुड़कर देखती है तो सारा का सारा सूप नीलम के कपड़ों पर गिर जाता है। आशी जल्दी से खुद को संभलती है और कहती है, सॉरी मासी जी, वो मेरा ध्यान नहीं था। आप ठीक तो गई ना? नीलम गुस्से में सोफे से खड़ी होती है और आशी पर चिल्लाते हुए कहती है, सॉरी? क्या सॉरी? तुम्हें पता है ये साड़ी कितने की है? तुम्हें पता है मैंने जो ये ज्वेलरी पहन रखी है तो कितने की गई? मुझे अच्छे से पता है तूने ये जानबूझकर किया है। मैं सब जानती हूँ। इस घर के लोग मुझसे जलते हैं। अमायरा मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना, इसलिए सब मुझसे जलते हो। उनकी आवाज सुनकर अमायरा के डैड और उनका बेटा पार्थ भी नीचे आ जाता है। नीलम मिस्टर कपूर की ओर देखकर कहती है, देखिए ना मिस्टर कपूर, इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया। मैं तो बस चुपचाप से बैठी हुई थी और अमायरा के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये लड़की, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर दिया। मिस्टर आशी की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है आशी? दिन ब दिन तुम्हारी शैतानियां बढ़ती जा रही है। माफी मांगो नीलम से। जिस पर आशी कहती है, लेकिन डैड मैंने कुछ भी जानबूझ नहीं किया। मैं तो बस चाहती थी कि मासी जी के बार सूप टेस्ट करके देखे, लेकिन मेरा पैर कारपेट में फंस गया और ये हो गया। मैंने ऑलरेडी उन्हें माफी मांग ली है। वो ही बात का बतंगड़ बना रही है। नीलम रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? मुझे पता है तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो बस यहाँ मेरी अमायरा के लिए आ जाती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है मिस्टर कपूर, आज के बस मैं यहाँ नहीं आऊंगी। कहते हुए नीलम अपने झूठे आंसू पोंछने लगती है, जिसे देखकर आशी अपनी आंखें रोल करने कहती है। पार्थ समझ जाता है कि उसकी बहन ने ये सब जानबूझकर किया है। मिस्टर कपूर गुस्से में आशी की ओर देखते हैं और कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें किसी की कड़क आवाज सुनाई देती है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सभी उस ओर मुड़ कर देखते हैं और थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ अमायरा खड़ी हुई थी जो काफी गुस्से में लग रही थी। लेकिन उसे वहां देखकर नीलम के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।